नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान विजिट पर हैं और पाकिस्तान विजिट के दौरान कई सारी चीजों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जो दो अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान विजिट को लेकर इब्राहिम रईसी की, एक तो ये कि सबसे पहले जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनकी उसकी विजिट को लेकर यूएस ने अगर सही वर्डों में कहें तो यूएस ने पाकिस्तान को धमका दिया है कि अगर आपने ईरान के साथ कोई भी डील साइन की या कुछ भी किया तो आपको सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जॉइंट, उसके दौरान लगातार शहबाज शरीफ कश्मीर को मेंशन किए जा रहे थे, लेकिन इब्राहिम रईसी ने उसको इग्नोर कर दिया। तो सबसे पहले तो जो एक सैंक्शन की धमकी ईरान के पाकिस्तान के रिश्तों की नजरियों को लेकर यूएस की तरफ से आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन की डील है उसको लेकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से फाइन का भी सामना कर सकता है। तो दोनों तरफ से उनका बुरा हाल, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अकबर जैदी जी, मैं आपसे आज पहली बार पूछूंगा, आपके प्रोग्राम का नाम है इट्स डिबेटेबल। पाकिस्तान और ईरान के बीच में तो कुछ डिबेटेबल है ही नहीं। जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सबके सामने। इस पर डिबेट क्या करेंगे भाई? सच्चाई यही है कि ईरान विल नॉट स्टैंड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने को इस समय तैयार नहीं है। ये एक बहुत पुरानी सेइंग है कि अगर आप अपने बेस्ट ऑफ द फ्रेंड से भी पैसों की भीख मांगोगे तो आप अपने दोस्त भी खो दोगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये दुनिया कहती है, और दुनिया इस बात पर विश्वास रखती है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। अब पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खड़ा जरूर हुआ, लेकिन उसके पैरों की जो मजबूती थी वो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म थी, करप्शन थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मार्शियल लॉ था, पाकिस्तान की आर्मी का डोमिनेंस था, आईएसआई का कहर था। इन सारी चीजों में से अगर एक चीज डिबेटेबल हो तो मैं आपके साथ डिबेट करता हूं। कोई भी एक चीज डिबेट करी जा सकती, ये सारी सच्चाई है। और ये मैं पाकिस्तान के भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान अगर इन चीजों को रियलाइज नहीं कर रहा तो उनकी पब्लिक रियलाइज कर रही है। और तभी आप देखते हैं किस तरीके से बलूच अपने एक अलग तरीके से लड़ रहे हैं। पीओके इंडियन फ्लैग को 26 जनवरी को होस्ट कर रहा है। कोई भी साथ देने को तैयार नहीं। ये वही ईरान है जिसने अभी थोड़े दिन पहले उनके टेररिस्ट अटैक पर उन्होंने पाकिस्तान में बमबारी करी थी। कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वाई रईसी इज देयर इन पाकिस्तान? सिंपल, उसे मालूम है कि सबसे कमजोर अगर कोई इस्लामिक कंट्री है तो वो पाकिस्तान है। और ये एक वो पाकिस्तान कंट्री है जो कि हमेशा अपने एटॉमिक बॉम्ब्स को सेल के लिए, रिलीजन के नाम के लिए, बेवकूफी के लिए, इररिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर जगह हर बार ऑफर करता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी डिबेटेबल चल रहा है, इस पर डिबेट करी जा सकती है, इसके ऊपर जरूर डिबेट करी जा, लेकिन पाकिस्तान के पास है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। पाकिस्तान इररिस्पॉन्सिबल है। अब ऑल इसी समय ईरान के प्रेसिडेंट क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस समय कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, इस समय साथ दे कौन रहा है उनका? 1 2 3 कंट्री, दैट्स ऑल। उनका तो अनफॉर्चुनेटली जॉर्डन तक ने पूरी तरह साथ नहीं दिया, सऊदी ने भी साथ नहीं दिया। हर एक कोई अपने अपने तरीके से बात कर रहा है। सो उन्होंने पाकिस्तान क्यों चुना होगा? सबसे कमजोर स्टेट है, ना नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉट एट ऑल डिबेटेबल कि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि कुछ देके ही जाएगा, लेके क्या जाएगा, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। ये फेसिंग ही फैक्ट्स है, सबसे बड़ी बात। अबव ऑल, अब जो है बड़े सिवियर सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लगते चले जा रहे हैं। ट्रेड किससे करोगे जनाबी आली? ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान है ना, चाहे 2 ही रुपए देगा, 2 रुपए का ट्रेड करेगा, एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में ईरान कहीं तो स्टैंड होगा। ऑयल के अलावा की बात कर रहा हूं, ऑयल एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। सो मुझे लगता है कि इस समय
पाकिस्तान को कुछ भी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने फिर से मांगना शुरू कर दिया। क्या मांगा? पैसे तो मांग नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया था। मांग लिया उसने कि चल यार कश्मीर का रेफरेंस देता हूं, 2 बार याद दिलाता हूं, शायद रईसी साहब याद करके कुछ बोल देंगे। रईसी साहब ने वो बिल्कुल ठीक ठाक बोल भी दिया। इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी है। पाकिस्तान नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वो बौखलाहट में है, वो कॉर्नर्ड है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। वो इस बात को पढ़ नहीं पाया कि रईसी साहब ने बोला जो भी ऑपरेशन करने वाली कंट्री है उसके साथ हम खड़े नहीं होते, और यूएन उसके खिलाफ एक्शन ले। ऑपरेशन कहां हो रहा है पाकिस्तान से रिलेटेड? बलूच में हो रहा है। ऑपरेशन कहां हो रहा है? ऑपरेशन दबाया जा रहा है जो पब्लिक को। कहां दबाया जा रहा है? पीओके में दबाया जा रहा है। तभी तो वो इंडियन फ्लैग खड़ा कर रहे हैं, अदरवाइज आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं। अगर आप पिछले 20 साल में देखें, कभी इंडियन फ्लैग उन्होंने नहीं किया। अब जेएनके के जो पीओके वाला पार्ट है, वहां के लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि बलूच की तरह अगर आप खड़े नहीं होगे तो आपके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, कत्लेआम होता रहेगा, आपको दबा के रखा जाएगा, आपके यहां प्रोड्यूस करी जाएगी प्रोड्यूस करी जाती है पीओके में। और बढ़िया बात देखिए, उस बिजली का रेट 5 गुना ज्यादा है पीओके में जहां पैदा हो रही है, और 5 गुना सस्ता है लाहौर और रावलपिंडी में। ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो पाकिस्तान की पब्लिक को रियलाइज करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स को एक्चुअली उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग इट। डिप्लोमेसी आपको सिखाती है कि किससे क्या मांगना है, किससे क्या नहीं मांगना है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बात करें, अभी बीते कुछ वर्षों को ही देखते हैं, तो डिप्लोमेसी को देखें या फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की या ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें, तो उनको यही नहीं पता होता कि कौन से वक्त में कब क्या काम करना है। जब रशिया यूक्रेन वॉर होने वाला था, ठीक उसी वक्त उन्होंने इमरान खान को भेज दिया वहां पर। उनके पास कोई इंटेलिजेंस, कोई इनपुट्स नहीं होते। अब जब ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे में ईरान प्रेसिडेंट की विजिट हो गई, तो एक तरफ कुछ कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ सेंस आज तक डेवलप नहीं है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ बार बार स्टेज पे रईसी जी के सामने कश्मीर कश्मीर किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ सिंपैथाइज करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूं, एज अ डिप्लोमेट बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल अपनी ओन पब्लिक, अपने ओन खून के साथ नहीं होगे, ईमानदारी अपने खून के साथ नहीं दिखाओगे, आपके सारे आर्मी चीफ जो सपोज टू बी, जो कि आर्मी कहते हैं ना देश की जान होनी चाहिए, वो सारी की जान जो है, सारे के सारे जनरल जो हैं, वो तो लंदन में उनके घर बने हुए हैं। हर दूसरे, आप बता दीजिए मुशर्रफ साहब इतने दिन से कहां थे? चलिए उनको छोड़ दीजिए, नवाज शरीफ साहब कहां थे? अगर आपकी प्रॉपर्टीज, आपका बिजनेस, आपके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है, तो आप पाकिस्तान का भला कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात आई, आपने कहा डिप्लोमेट इररिस्पॉन्सिबल। नहीं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेट मी टेल यू, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टू मिसगाइड पाकिस्तान पॉलिटिशियन कि वो उनके कठपुतली बने रहे, क्योंकि वहां दिमाग नहीं है पॉलिटिशियंस में। और उससे भी बड़ी बात, वो पॉलिटिशियन डिजर्व कर कर नहीं इलेक्ट हुआ है, वो सेलेक्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन वो सेलेक्ट होते हैं। जब तक पाकिस्तान की आवाम इस डिप्लोमेसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगी, और रिस्पॉन्सिबल करने का तरीका है, जब तक ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिशियन पाकिस्तान आर्मी के इन्फ्लुएंस से नहीं हटेंगे, आप देखेंगे ये गलती होती रहेगी। क्यों? क्योंकि पैसा कमा रहा है आर्मी का बंदा, ब्लेम आ रहा है पॉलिटिशियन को। सबसे बड़ी बात, अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक चीज पर फोकस रहती है, जिसमें कि वो देखते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत खुश है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कश्मीर। कश्मीर कश्मीर बोले सर, कश्मीर जो आपने इमरान खान का नाम लिया, और तो यूनाइटेड नेशन की जो एड्रेस कर रहे थे, उनको 13 मिनट अलॉट हुए थे, 47 मिनट उन्होंने जेएनके के ऊपर बोल दिया। इससे ज्यादा आप अपने को और क्या गिराओगे कि आप में लोगों का इंटरेस्ट छूटता चला जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम आजकल यूट्यूबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सुने तो यू विल बी सरप्राइज्ड
कि वो कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि हमारी इज्जत नहीं है। लोगों का पॉइंट ब्लैंक कहना है कि आप इंटरनेशनली तो जब खड़े होगे ना, जब आप अपना नेशनली अपना इंटरनल कर लो। आपके यहाँ तो हाफिज सईद जो है वो गेस्ट है, वो मसूद जो है वो गेस्ट है। कौन ऐसा आदमी है जो गेस्ट नहीं है? आप खुद आजकल एक्सेप्ट करते हो कि 22 हमारे टेररिस्ट मारे गए। ओ माय गॉड, आईएसआई को ये बातें एक्चुअली छुपानी चाहिए थी कि कहीं इसका क्रेडिट कोई और ना ले ले। अब उन्होंने खुद ही क्रेडिट देना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ये तो पड़ोसी देश का मामला है। अगर पड़ोसी देश का मामला है तो इसका मतलब आईएसआई आप इनइफेक्टिव हो। अगर आप रईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ईरान के प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो श्रीमान जी भी आपका एक अच्छा खासा बेवकूफ बनाकर चले गए, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है वी विल स्ट्रेंथन आवर रिलेशंस। इसका मतलब आज से पहले नहीं थे। अरे भाई, आपके तो रिलेशन बिल्कुल ऐसे होने चाहिए थे। अब इसको और कितना दबाओगे? यस, दबाओगे, क्योंकि अगर ये हाथ, ये जो मेरा हिल रहा है हाथ, अगर ये ईरान का हाथ है तो वो जो अंदर बेचारा दुबका हुआ हाथ है उसी को तो दबाया जा सकता है, एंड दैट इज पाकिस्तान। तो अगर रिलेशन और ज्यादा गर्माहट आएगी तो वो गर्माहट की जो हीट है वो पाकिस्तान को बहुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक गलत जगह पर अटक गया है कि जब आप ईरान को एक तरह से वेलकम करते हो बाय नॉट चॉइस, रईसी ने बोला मैं आ रहा हूं, आप ना करने की काबिलियत थी आपके अंदर? आप में काबिलियत नहीं थी। विदाउट रियलाइजिंग, चलिए पाइपलाइन, क्योंकि ईरान उस पर पैसे लगा चुका है और पाकिस्तान वाली साइड में 1 रुपया भी नहीं लगा, अभी तक बनाई नहीं। तो अब आप बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जाए, इकोनॉमिक वॉरफेयर करी जाए, ट्रेड कोर्ट्स में जाया जाए, क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात, चलिए मैं कहता हूं 2 रुपए चाइना उनको दे देता है कि चलिए आप अपनी पाइपलाइन का शुरुआत करिए। भाई साहब, बहुत बड़ा थप्पड़ लगेगा आपको यूएस के द्वारा। ऑलरेडी यूएस नाराज है कि आपने उसे वेलकम क्यों कर लिया, वो भी इस समय जबकि ईरान एक चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है यूएस और इजराइल के खिलाफ। तो आप कर क्या रहे हैं एज अ डिप्लोमैट? आप एक्चुअली हो क्या रहा है कि डिप्लोमैट सिर्फ अपनी नौकरी करके दिखा, देखो सर मैंने तो प्रेसिडेंट ला दिया आपके यहां, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर ला दिया, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान का है वो यूएस में चला गया कि चलो जी कुछ एड मिल जाएगी आईएमएफ वाली। ये जो अरेंज करते हैं इनकी टाइमिंग्स, एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। आज इंडिया ने जो एनवायरमेंट दुनिया में बनाया है वो 2 दिन में नहीं बना है, 10 साल लगे हैं। ये वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है जिसके लिए आप एक टाइम पर यूएस में वीजा नहीं देते थे, आज आप रेड कारपेट वेलकम देते हो। ट्रंप अपने इलेक्शंस में बुलाता है। बाइडेन साहब का जब जीत हुई थी तो ऐसा सोचा गया था कि बाइडेन इज एंटी इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज यूएस इंडिया को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि वो हमारे पर फेवर है। वी हैव अर्नड इट, वी आर रीचिंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग उस सीढ़ी को चढ़ते चले जा रहे हैं, कोई सीढ़ी को स्किप नहीं कर रहे। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो स्किप नहीं करना चाहता, वो लिफ्ट के द्वारा सीधे ऊपर जाना चाहता, एंड दैट इज व्हाट इज हार्मिंग पाकिस्तान मैक्सिमम। लेकिन सर, अगर ओवरऑल इस पूरे विजिट को देखा जाए कि अचानक से इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान विजिट, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? किसकी साजिश आप देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया? एक तरफ उनके रिश्ते यूएस से भी खटास में आते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? एवरी कंट्री हैज अ राइट, हर कंट्री के पास ये हक है, और आजकल सभी कंट्रीज भारत से सीख रही हैं कि इंडिया फर्स्ट, दैट मीन्स आपकी अपनी कंट्री सबसे पहले सुप्रीम होनी चाहिए। ईरान भी वही कर रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक तरफ है, मना नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए क्या ऑल 57 ओपेक कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज क्या साथ है? वो बिल्कुल साथ नहीं है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो ईरान का अपना इंटरेस्ट इस समय था कि पूरी दुनिया में दिखाया जाए कि अभी अभी हमने स्ट्राइक करी है इजराइल के खिलाफ, देखिए जी हम अपने उन सपोर्टिंग कंट्रीज के यहां जा रहे हैं। दुश्मन कंट्री थोड़ी ना आपको अलाउ करेगा आने के लिए, जॉर्डन थोड़ी ना अलाउ करेगा, सऊदी थोड़ी ना अलाउ करेगा, मैं तो कह रहा हूं टर्की भी बेवकूफ नहीं है जो आपको अलाउ करेगा, क्योंकि ये समय नहीं है। यस, यू कैन हैव रिलेशंस, दैट इज व्हाई आपकी एम्बेसीज हैं। पाकिस्तान इसमें हार गया, ईरान इसमें जीत गया, क्योंकि ईरान को दुनिया में दिखाना था कि देखिए जी मैं कहीं तो वेलकम हूं।
और वो कंट्री हैपन्स टू बी पाकिस्तान। विदाउट रियलाइजिंग पाकिस्तान एक तरीके से इंडिकेटिवली जब वो वेलकम करता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा न्यूक्लियर वेपन भी आपके लिए रेडी है, मेरी इकोनॉमी भी आपसे सामान खरीदने के लिए रेडी है। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी स्टेज है। और बढ़िया बात देखिए, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर लीजिए, अगर कोई पॉजिटिव वर्डिंग्स दिखते हो ईरान की तरफ से तो वो सिर्फ ये है कि वी विल स्ट्रेंथन आवर रिलेशन। ये तो मैं भी कहता हूं भाई, मैंने भी कहा है, इंडिया ने भी दसियों बार कहा है, आपको तो हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया था, कहां से कहां चली गई। आई थिंक पाकिस्तान इज अ लूजर, अ बिग लूजर, क्योंकि जब आपका फोकस चीजों को ठीक करने में नहीं है, आप अभी भी प्राइड लेते हैं कि मेरा न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्लामिक वेपन है, मेरी जो टेररिज्म है वो इस्लामिक टेररिज्म, आप अपने अपने रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और आज मुस्लिम कंट्रीज आपके साथ इसलिए नहीं खड़े हो रहे। जी सर, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कश्मीर को लेकर, जो जिस तरह से लगातार शहबाज शरीफ जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान कश्मीर कश्मीर किए जा रहे थे, क्या इसके पीछे उनका ईरान और भारत के रिश्तों को लेकर उसके बीच में खटास पैदा करना था? क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि MBS एक्चुअली प्रॉब्लम कश्मीर को लेकर प्रॉब्लम ये है जी जी प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ साहब बात करें ईरान के प्रेसिडेंट से तो करें क्या? जॉइंट कॉन्फ्रेंस में क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि हाँ जी मेरी टेररिज्म हाजिर है आपके लिए, आप बोल सकेंगे, है हिम्मत यूएस के होते हुए कि जी मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब आपके लिए रेडी है? जब आप बोलेंगे क्या? आप वो बोलेंगे जहां यूएस आपके खिलाफ ना जाए। तो आपने बोल दिया इंडिया का JNK, कश्मीर की बात कर दी। चलिए, आपने जब कश्मीर की बात कर ही ली है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये वह सारी चीजें जो होती है ना, ये प्री डिसाइडेड होती हैं। जिस दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, मैं डिप्लोमेसी का बड़ा क्लियर कट फंडा आपको दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि जी मैं ये बोलूंगा, आपने ये बोलना है। दोनों अपने एक दूसरे को मैच करते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो, मुशर्रफ आए थे इंडिया, आगरा गए थे, अगले दिन एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन कन्वे होना था। वो लास्ट मिनट पे रात के 11 या 12 बजे अगले दिन सुबेरे की वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ को वो ग्रीन सिग्नल नहीं था पाकिस्तान से कि आप इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट कर सकते हैं या एग्रीमेंट की होप दे सकते। पाकिस्तान का मिजरेबल फेलियर यह है, दूसरी कंट्री के साथ, और वो भी इस्लामिक कंट्री के साथ, वो भी उस कंट्री के साथ जिसको कोई वेलकम नहीं कर रहा था, आप पहली गलती कर गए डिप्लोमेसी में कि आप उसको वेलकम कर गए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास जितनी सूझबूझ है उसी से काम करेंगे। और अबव ऑल आपने 3 बार उसको याद दिलाया कश्मीर से रिलेटेड कुछ बात, और उस बंदे ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि ऑपरेशन जहां हो रहा हो वहां पर UN को आना चाहिए और हम इसके खिलाफ। तो पॉइंट ब्लैंक उसने यही कहा। देखिए, पाकिस्तान सुने कुछ भी, बट वो कहकर ये गए हैं कि POK में जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां यूनाइटेड नेशन का कहना है कि, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर डाटा में चेक कर लीजिए, कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अगर प्लेबिसाइट करना है तो वहां पर पाकिस्तान पहले जगह खाली करेगा, इंडियन आर्मी उसको ऑक्यूपाई कर कर स्टेबिलिटी लाएंगी, माहौल बनाएंगी और प्लेबिसाइट होगा। मेरे जैसा आदमी बोल रहा है। लेकिन आप ही ने, पाकिस्तान ने बाद में एक एग्रीमेंट हमारे साथ ये कर लिया कि बायलैटरल इशू है, इसमें इसके आगे किसी की कोई गुंजाइश नहीं। फिर आपने वो साइन क्यों किया? भाई आज भी अगर आप चिल्लाते हो तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा POK इज इन क्वेश्चन, JNK इज नॉट इन क्वेश्चन। आप तो गए थे यूनाइटेड नेशन में भी, आप तो दरवाजा खटखटा रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी कि 370 हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते। अरे भाई हट गई, उसके बाद आप ढूंढ रहे कि हटा सकते हैं या नहीं सकते। अबव ऑल, पाकिस्तान इज गोइंग रॉन्ग। दे आर नॉट बैंकरप्ट, दे आर मेंटली बैंकरप्ट। दिमागी तौर पर वो दिवालिया हैं। पैसे की कभी कभी कहीं कमी नहीं होती, मेहनती आदमी को जरूर मिल जाता है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आवाम पाकिस्तान की मेहनती नहीं है, लेकिन उनका मेहनत बेकार इसलिए जा रहा है कि उनका पॉलिटिशियन और आर्मी इस पैसे को खा जा रही है। डिप्लोमेसी सिर्फ अपने आप में टाइम पास कर रही है और फोकस करके रखती है प्राइम मिनिस्टर को कि
कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के अलावा उनके पास कोई टॉपिक भी तो नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। जी, अगर करने के लिए कुछ काम किया जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन उनको काम करना नहीं है, सिर्फ़ कश्मीर का रोना-रोना है। और एक बार फिर से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी या फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उसके बाद एक बार फिर से वो एक पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ीहत करवाई है इंटरनेशनल फ़ोरम पे, इब्राहिम रईसी की विज़िट या फिर उस विज़िट के दौरान जो कुछ भी हुआ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।